हाय देयर, ये MGT 502 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 12th लेक्चर है। और इस लेक्चर के अंदर भी आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और इसके स्लाइड का लिंक आपसे शेयर किया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ताकि अगर आपको स्लाइड्स को सर्च करने में प्रॉब्लम है तो आप हमारे ब्लॉग से डाउनलोड कर सकेंगे। तो आज के लेसन के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग का। सो द लिंक बिटवीन परसेप्शंस एंड डिसीजन परसेप्शन एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। सो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए जो लिंक है परसेप्शन के दरमियान और इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग के दरमियान। सो एक तरफ प्रॉब्लम है, एक तरफ जो है वो डिसीजन है। प्रॉब्लम क्या है? डिस्क्रिपेंसी होना करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स और डिजायर्ड जो स्टेट है उसके दरमियान, यानी इन दोनों के दरमियान फ़र्क होना। जो करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है और जो डिजायर्ड स्टेट है इसके दरमियान फ़र्क होना ही प्रॉब्लम है। और डिसीजन क्या है? चॉइसेस मेड फ्रॉम अमंग टू और मोर अल्टरनेटिव, यानी दो या दो से ज्यादा अल्टरनेटिव्स हैं, चॉइसेस हैं, उनमें से एक जो है वो जाहिर बात है उनके दरमियान चॉइस करना कि क्या जो है वो चूज किया जा रहा है, वो ही डिसीजन होता है। सो परसेप्शंस ऑफ द डिसीजन मेकर आउटकम, यानी कि जो आउटकम होता है वो डिपेंड करता है परसेप्शन के ऊपर डिसीजन मेकर के। सो नाउ द रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल। अब जो डिसीजन मेकिंग मॉडल है वो रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल जो है ये जो है डिस्क्राइब करता है हाउ इंडिविजुअल शुड बिहेव इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सम आउटकम। किस तरीके से इंडिविजुअल को बिहेव करना चाहिए ताकि मैक्सिमाइज कर सके आउटकम को। सो ये मॉडल डिस्क्राइब करता है हाउ इंडिविजुअल रीच टू द बेस्ट आउटकम। किस तरीके से एक इंडिविजुअल जो है वो पहुंचता है बेस्ट आउटकम को। सो एजम्पशंस जो है रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल में, इसमें जो है वो पहली चीज़ तो ये कि प्रॉब्लम की क्लैरिटी है, प्रॉब्लम जो है वो क्लियर होती है। एंड नो ऑप्शंस, यानी कि ऑप्शन जानते हैं आप। और क्लियर प्रेफरेंसेस होती हैं कि ये ऑप्शंस है, क्लियर होते हैं जो ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा कांस्टेंट प्रेफरेंसेस होती हैं, जो प्रेफरेंसेस होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं। और नो कांस्टेंट्स, कोई रुकावट नहीं होती। एंड द मैक्सिमम पे ऑफ, यानी कि आप वो चॉइस पिक करेंगे जिसमें आपको मैक्सिमम पे ऑफ मिलेगा। सो ये अजम्पशंस थी रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल में। सो स्टेप्स क्या हैं, किन किन स्टेप्स से गुजर के ये जो है वो डिसीजन लिया जाता है रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम के मुताबिक। सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है कि आखिर असल में प्रॉब्लम है क्या है, क्योंकि जाहिर बात है जब तक प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। उसके बाद आइडेंटिफाई किया जाता है जो डिसीजन क्राइटेरिया, यानी कि क्राइटेरिया क्या है डिसीजन का, किस क्राइटेरिया की बुनियाद पर डिसीजन जो है वो लिया जा रहा है या लिया जाएगा। एलोकेट किया जाता है वेटेज टू द क्राइटेरिया, वेट्स दिया जाता है कि कितना वेट है, कितने परसेंट हर क्राइटेरिया का कितना वेट है, 10% है, 20% है, तो ये दिया जाता है वेट। और उसके अलावा फिर डेवलप किया जाता है अल्टरनेटिव, यानी कि चॉइसेस जो है वो डेवलप की जाती हैं और इवेल्युएट किया जाता है अल्टरनेटिव्स को कि कौन सी चॉइस बेस्ट है। और फिर बाद में सेलेक्ट कर लिया जाता है जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, जो बेस्ट चॉइस होती है। और इसी चीज़ को विजुअलाइज करके दिखाया जा रहा है रैशनल मॉडल जो डिसीजन मेकिंग का। सबसे पहले प्रॉब्लम है जिसको आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है, पहचानना है प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम के बाद जो है वो क्राइटेरिया होता है के क्राइटेरिया क्या है, सेट क्राइटेरिया, डिसीजन क्राइटेरिया। और उसके बाद फिर है वेट दी क्राइटेरिया, फिर वेट दिया जाता है। फिर वेट के बाद जो है वो डेवलप अल्टरनेटिव A1 A2 A3 A4 AN, ये जो है चॉइसेस हैं। सो इनमें से कौन सी बेस्ट होगी उसके लिए फिर इवेल्यूएट किया जाएगा। इवेल्यूएशन की जा रही है A1 की, A2 की, AN की, इनकी इवेल्यूएशन की जाएगी और फिर चॉइस की जाएगी मेक ऑप्टिमल डिसीजन। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्सेस डिसीजन मेकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में फ़र्क है, ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है कि रूट कॉज को फाइंड किया जाता है डेविएशन के, यानी कि क्या रूट कॉज है, यानी कि क्या बुनियादी जो है वो वजह है, एक जड़ क्या है, डेविएशन की जो है वो जड़ क्या है। तो इस चीज़ को फाइंड किया जाता है, ढूंढा जाता है। उसके बाद है फिर डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन मेकिंग में चूज फ्रॉम अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस, यानी कि जो चॉइसेस मौजूद हैं उनमें से चूज किया जाता है। सो ये जो है वो डिसीजन मेकिंग होती है। सो अल्टरनेटिव्स टू रैशनल डिसीजन मेकिंग। अब रैशनल डिसीजन मेकिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जारी बात है रैशनल डिसीजन मेकिंग हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती और हर कोई रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता। तो उसके कुछ अल्टरनेटिव्स हैं, यानी अगर रैशनल डिसीजन मेकिंग ना हो सके तो फिर दूसरी जो चॉइस है उसकी वो है बाउंडेड रैशनैलिटी, जिसमें लिमिट होती है एक। और
जाहिर बात है उस लिमिट को क्रॉस नहीं किया जा सकता। इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग है जिसमें लोग जो है वो डिसीजंस लेते हैं नेचुरली तौर पे और बगैर किसी फॉर्मल टूल्स के या प्रोसीजर्स के। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग बाय ऑब्जेक्शन भी है। ये इसकी डिटेल आगे थोड़ी आएगी तो आपको क्लियर होगा। और इसके अलावा गार्बेज कैन मॉडल भी है, इसके अंदर एक पूरा कैन होता है, वो आगे आएगा तो आपको क्लियर होगा। सो बाउंडेड रेशनैलिटी में क्या होता है, जहाँ पर आपके पास एक लिमिटेशन होती है और उस लिमिट को जाहिर बात है क्रॉस नहीं किया जाता, तो स्कैन किया जाता है एनवायरनमेंट को। जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छी तरह स्कैन किया जाएगा और डिज़ाइन किया जाएगा जो पॉसिबल सॉल्यूशंस है वो कौन कौन से हो सकते हैं, और चूज़ किया जाएगा फ्रॉम अमंग अवेलेबल अल्टरनेटिव्स, यानी जो भी अल्टरनेटिव्स हैं, चॉइसेस हैं, उनमें से चूज़ कर लिया जाएगा। सो ये है बाउंडेड रैशनैलिटी है। इसमें होता ये है कि रैशनैलिटी जो है वो लिमिटेड है इसके मुताबिक, जब भी इसका नाम है बाउंडेड रैशनैलिटी। जब कोई एक इंडिविजुअल डिसीजन लेता है तो रैशनैलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, और वो लिमिट होती है तो जाहिर बात है उस लिमिट को क्रॉस नहीं किया जा सकता। उसके बाद है फिर इंट्यूटिव डिसीजन मॉडल। इसमें पहले भी आपको बताया कि लोग जो है वो डिसीजंस लेते हैं नेचुरली विदाउट द यूज ऑफ फॉर्मल टूल्स एंड प्रोसीजर, बगैर किसी टूल्स या प्रोसीजर के बगैर। और इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, यू डिसाइड बाय योर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की बुनियाद पर डिसाइड किया जाता है, रिलाई किया जाता है एक्सपीरियंस, एंड पर्सनल असेसमेंट की जाती है, अपनी असेसमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये दो तरीकों से जो इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग होती है। सो डिसीजन मेकिंग बाय ऑब्जेक्शन। अब है डिसीजन मेकिंग बाय ऑब्जेक्शन। डोंट मेक वर्स मैटर वर्स, फॉर्म rough descriptions of acceptable resolution, propose a course of action, secure objections, they set the boundaries, repeat process, creating several courses of action। अब इसमें होता क्या है कि एक ग्रुप जो है वो फॉलो करता है डिसीजन मेकिंग को, जो कि सजेस्ट करता है एक मेंबर, सिंपली क्योंकि हर कोई जो होता है उस ग्रुप में अनविलिंग होता है स्पीक आउट के लिए, यानी कि बोलने के लिए वो अनविलिंग होता है हर कोई, इस वजह से। सो नाउ द गार्बेज कैन मॉडल। गार्बेज कैन मॉडल में क्या होता है कि प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन जो है चेंज विद द टाइम, वक्त के साथ चेंज होती है। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑफन प्रेजेंट देमसेल्व्स साइमल्टेनियसली, यानी कि जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होगी वहाँ पे सॉल्यूशन होगा। एंड पेयर्स प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसका सलूशन भी है। अब आपके सामने दिखाया जा रहा है यहाँ पे कैन मौजूद है, इसमें सलूशन भी है और प्रॉब्लम भी है। सो प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन भी मौजूद है, और यही कैन है इसका। सो अ मॉडल, सॉरी, हाउ आर डिसीजंस एक्चुअली मेड इन ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्चुअली डिसीजंस जो है वो किस तरीके से लिए जाते हैं। एक तो बाउंड्री रेशनैलिटी आपको बताया कि एक जारी बात लिमिटेशन है। सो इंडिविजुअल मेक्स डिसीजन बाय कंस्ट्रक्टिंग सिंप्लीफाइड मॉडल। सिंप्लीफाइड मॉडल्स जो है वो उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, डेट एक्सट्रैक्ट द एसेंशियल फीचर्स फ्रॉम प्रॉब्लम्स। एक्सट्रैक्ट किए करते हैं एसेंशियल फीचर्स जो होते हैं प्रॉब्लम से, विदाउट कैप्चरिंग ऑल देयर कम्प्लेक्सिटी को कैप्चर किए बगैर। सो इसके अंदर जाहिर बात है रैशनैलिटी की एक लिमिटेशन होती है इस वजह से। उसके बाद फिर इंट्यूशन डिसीजन मेकिंग है, एन अनकॉन्शियस प्रोसेस क्रिएटेड आउट ऑफ डिस्टिल्ड एक्सपीरियंस। अनकॉन्शियस किस्म का प्रोसेस होता है क्रिएटेड आउट ऑफ डिजिटल एक्सपीरियंस, रिलाई किया जाता है इसमें एक्सपीरियंस के ऊपर, और कोई भी फॉर्मल किस्म का इसमें प्रोसीजर वगैरह नहीं होता। सो अ मॉडल ऑफ द बाउंडेड रेशनैलिटी, इसमें सबसे पहले जो है वो एसर्टेन किया जाता है नीड फॉर अ डिसीजन, जाना जाता है। उसके बाद सिंप्लीफाई किया जाता है प्रॉब्लम को, सिलेक्ट किया जाता है क्राइटेरिया को, आइडेंटिफाई किया जाता है लिमिटेड सेट ऑफ अल्टरनेटिव जो होते हैं उनको, एंड कंपेयर किया जाता है अल्टरनेटिव को अगेंस्ट क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के मुकाबले में उनको देखा जाता है। और उसके बाद फिर सेटिस्फाइंग अल्टरनेटिव एग्जिस्ट, सेटिस्फाइंग अल्टरनेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं, अगर करता है तो सिलेक्ट दी फर्स्ट गुड एनफ चॉइस, और अगर नहीं करता तो एक्सपेंड सर्च फॉर अल्टरनेटिव, सर्च को जो है वो एक्सपेंड किया जाता है अल्टरनेटिव के लिए। सो इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। अब जब इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग होती है इसमें हाई अनसर्टेनिटी लेवल होती है, यानी गैर यकीनी जो सूरत हाल होती है उसको हम कहते हैं, और लिटिल प्रेसिडेंट होता है, यानी कि कोई प्रीवियस एग्जांपल्स नहीं होती। एंड हाउ टू प्रिडिक्टेबल वेरिएबल, मुश्किल होता है, और लिमिटेड फैक्ट्स होते हैं, और अनक्लियर सेंस ऑफ डायरेक्शन होती है, वो क्लियर नहीं होती, और एनालिटिकल डेटा इज ऑफ लिटिल यूज, उसका कम इस्तेमाल होता है, और सेवरल प्लॉसिबल अल्टरनेटिव,
जो प्लॉसिबल अल्टरनेटिव्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, यानी कि रीजनेबल जो अल्टरनेटिव्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। टाइम कॉन्स्टेंट्स, टाइम की ज़ाहिरी बात है कमी भी होती है। सो डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स, सो डिसीजन मेकिंग के स्टाइल्स होते हैं। रिसर्च ऑन डिसीजन स्टाइल हैज आइडेंटिफाई 4 डिफरेंट इंडिविजुअल्स अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। तो 4 जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल अप्रोच है डिसीजन मेकिंग की। एक है डायरेक्टिव स्टाइल, लोग इस स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं हैव अ लो टॉलरेंस फॉर, जिनकी लो टॉलरेंस होती है एम्बिगिटी की एंड सीक रेशनैलिटी। एम्बिगिटी यानी कि अनक्लियरिटी, जब क्लियर नहीं हो कोई चीज़ तो उसको एम्बिगिटी कहा जाता है। उसके अलावा है एनालिटिक स्टाइल, पीपल यूजिंग दिस स्टाइल, जो लोग इस्तेमाल करते हैं इस स्टाइल को, हैव अ मच ग्रेटर टॉलरेंस, उनके पास काफ़ी टॉलरेंस होती है एम्बिगिटी के लिए। एम्बिगिटी वही अनक्लियरिटी, देन डू डायरेक्टिव डिसीजन मेकर। उसके बाद है फिर कॉन्सेप्चुअल स्टाइल, पीपल टेंड टू बी वेरी ब्रॉड in their outlook and consider many alternative। जो डिसीजन करते हैं कॉन्सेप्चुअल स्टाइल के साथ, वो बिग पिक्चर थिंकर होते हैं, वो आर विलिंग टू टेक रिस्क, वो विलिंग होते हैं टेक रिस्क, यानी कि रिस्क को वो लेना चाहते हैं। उसके बाद है फिर बिहेवियरल स्टाइल। अब ये जो स्टाइल है इसका मतलब सिंपली ये है कि सिंपली टू हाउ समवन एक्ट एट एनी वन टाइम, यानी कि किस तरीके से एक शख्स जो है वो एक्ट करता है एट एनी वन टाइम, किसी एक वक्त। सो नाउ द डिसीजन स्टाइल मॉडल, अब यहाँ दिखाया जा रहा है कि अगर हम इसको एम्बिग्यूटी की टॉलरेंस के मुताबिक देखें, लो टू हाई, सो डायरेक्टिव और बिहेवियरल में लो है और एनालिटिकल और कॉन्सेप्चुअल में हाई है। और रैशनल और इंट्यूटिव देखें अगर हम, तो एनालिटिकल और डायरेक्टिव में रैशनल, और जो कॉन्सेप्चुअल और बिहेवियरल में इंट्यूटिव वे ऑफ थिंकिंग जो है। सो नाउ द स्किल ट्रायंगल, सो स्किल ट्रायंगल में 3 चीज़ें हैं, टास्क स्किल, इंटरपर्सनल स्किल्स और डिसीजन मेकिंग स्किल। सो हाउ मच स्किल ऑफ टास्क, कितना जो है वो स्किल है टास्क के मुतालिक, एंड हाउ आर डिसीजन मेकिंग स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसे हैं, एंड हाउ आर इंटरपर्सनल स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स। तो ये 3 चीज़ों का स्किल ट्रायंगल है। सो ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रेंट्स ऑन डिसीजन मेकर्स, इसमें है परफॉर्मेंस इवेल्यूशन, यानी कि इवेल्यूशन क्राइटेरिया इन्फ्लुएंस करता है जो चॉइस ऑफ एक्शंस होती है उसको। उसके अलावा फिर रिवार्ड सिस्टम, डिसीजन मेकर जो है चॉइस करते हैं, मेक एक्शन चॉइस डेटा आर फेवर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, जो फेवर्ड होती हैं ऑर्गेनाइजेशन को वो, एंड फॉर्मल रेगुलेशन होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन की जो रूल्स और पॉलिसीज होती हैं वो लिमिट कर देती हैं अल्टरनेटिव चॉइस जो है डिसीजन मेकर की, वो एक लिमिट लगा देती हैं उस पर। And system imposed time constant, organizations requires decisions by specific deadlines and historical precedents, इनके पास जो decisions होते हैं वो influence करते हैं current decision को, जो पिछले decisions होते हैं वो current जो decisions होते हैं उनको भी वो influence कर रहे होते हैं, उन पे भी वो असरअंदाज होते हैं। now the cultural decision differences in decision making, so इसमें जो है वो कल्चरल डिफरेंसेस डिसीजन मेकिंग जब होती है तो उसमें कल्चरल डिफरेंसेस देखे जाते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सिलेक्टेड, अब जो प्रॉब्लम सिलेक्ट कर रहे हैं वो उस कल्चर में प्रॉब्लम समझी भी जाती है नहीं, यानी कि जैसे लेट होना। अब हमारे कल्चर के अंदर जारी बात है ज़्यादातर जगहों का यही हाल है कि यहाँ पे लेट होना जो है वो प्रॉब्लम नहीं समझा जाता। सो लेट होना जो है वो प्रॉब्लम है या नहीं है, तो इस चीज़ को देखा जाएगा कि जो प्रॉब्लम सेलेक्ट की जा रही है वो प्रॉब्लम है या नहीं। लेकिन बहुत सी जगहें यहाँ पे भी ऐसी हैं जहाँ पे प्रॉब्लम उसको समझा जाता है। और इसी तरह से टाइम ओरिएंटेशन, टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस है, कुछ कल्चर में टाइम की इंपॉर्टेंस है कुछ में नहीं है। हमारे यहाँ ज़ाहिर बात है इतनी नहीं है अभी, लेकिन लोगों को वक्त के साथ साथ इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो रहा है। उसके बाद फिर ओरिएंटेशन ऑफ लॉजिक एंड रैशनैलिटी, यानी कि लॉजिक की और रैशनैलिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है या नहीं। सो कुछ लोग यहाँ पे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जहाँ पे लॉजिक और रैशनैलिटी को सामने रखा जाता है, कुछ में नहीं रखा जाता। एंड बिलीव इन द एबिलिटी ऑफ पीपल टू सॉल्व प्रॉब्लम, जो लोगों की काबिलियत है उसमें बिलीव होना कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे या नहीं, ये भी डिफरेंस इसमें पाया जाता है कल्चर टू कल्चर। एंड द प्रेफरेंस ऑफ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, एंड डिसीजन मेकिंग जो है वो
पूरा ग्रुप करेगा या इंडिविजुअल होगी, इसके बारे में। सो ये चीज़ें जो है वो डिफरेंस पाया जाता है इसमें। सो एथिक्स इन डिसीजन मेकिंग, कुछ एथिक्स हैं डिसीजन मेकिंग के। यूटिलिटेरियनिज्म है सीकिंग द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि तलाश करना जो है वो ग्रेटेस्ट गुड ग्रेटेस्ट नंबर के लिए। द राइट्स है यानी कि रिस्पेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना बेसिक राइट्स जो इंडिविजुअल्स के। उसके अलावा फिर जस्टिस है, इम्पोज करना और इन्फोर्स करना रूल्स को फेयरली और इम्पार्शली, यानी कि अनबाइस्ड होकर, गैर जानिब होकर जो है वो इम्पोज किया जाए और इन्फोर्स किया जाए रूल्स को। सो एथिक्स एंड नेशनल कल्चर, दे आर नो ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड, यानी कि कोई भी ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि अब एक चीज़ जो है वो यहाँ पर अगर पाकिस्तान में एथिकल है तो हो सकता है बाहर दूसरे कंट्रीज में उसको एथिकल नहीं समझा जा रहा हो। इसी तरह से बाहर कोई चीज़ अगर एथिकल नहीं है तो हो सकता है उसको यहाँ पे एथिकल समझा जा रहा हो। तो इस तरीके से ये चीज़ होती है कि एक चीज़ एक कंट्री में एथिकल है, दूसरे कंट्री में वो अनएथिकल है। सो कोई भी जो है वो ग्लोबल एथिकल स्टैंडर्ड नहीं है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग एथिकल डिसीजन मेकिंग बिहेवियर, वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, असर डालते हैं एथिकल डिसीजन मेकिंग बिहेवियर में, वो है स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कौन सी स्टेज है इंडिविजुअल की मॉरल डेवलपमेंट की। इसके अलावा एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है वो, और लोकस ऑफ कंट्रोल, लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है। सो इन तीनों चीज़ों का जो है वो अफेक्ट होता है एथिकल डिसीजन मेकिंग बिहेवियर पे। सो क्राइटेरिया ऑफ डिसीजन इफेक्टिवनेस, उसमें जो है वो क्वालिटी आ जाती है और टाइमलीनेस आ जाती है, यानी कि बर वक्त होना। डिसीजन की क्वालिटी और उसकी टाइम पे होना, यानी कि एक्सेप्टेंस होना कि किस हद तक उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, एंड एथिकल अप्रोप्रिएटनेस। सो टू इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग फेसेस, एक तो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, उसको आइडेंटिफाई करना, एंड दी अल्टरनेटिव डेवलपमेंट। सो यू विल पिक अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग। अब कोई भी शख्स जो है वो अल्टरनेटिव को पिक करेगा अपनी प्लानिंग के मुताबिक। सो नाउ दी टाइप्स ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस, मैनेजरियल डिसीजंस की टाइप्स हैं प्रोग्राम वर्सेस नॉन प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजंस वो डिसीजंस होते हैं जो बेस्ड करते हैं क्राइटेरिया के ऊपर, जो कि वेल अंडरस्टूड होता है, जबकि नॉन प्रोग्राम डिसीजंस जो है वो नॉवल होते हैं एंड लैक क्लियर गाइडलाइन। उसमें जो है वो कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं होती सोल्यूशन तक रीच करने के लिए, सोल्यूशन हासिल करने के लिए कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं होती नॉन प्रोग्राम डिसीजन में। और स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल को अगर हम देखें तो स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, और ऑपरेशनल जो होते हैं ये वो डिसीजन होते हैं जिनको बनाया जाता है डे टू डे बिजनेस को मैनेज करने के लिए। और टॉप डाउन जो होता है अप्रोच, उसमें जो होता है डिसीजन मेकिंग जो है वो होती है ऊपर के लेवल पे, यानी कि मैनेजमेंट जो ऊपर की होती है वो डिसीजन मेकिंग कर रही होती है। और वर्कर एम्पावरमेंट अप्रोच जो होती है इसमें जो है वो एम्प्लॉयज़ को काफ़ी हद तक जो है ऑटोनॉमी दी जाती है, खुद मुख्तारी दी जाती है और कंट्रोल दिया जाता है डे टू डे एक्टिविटीज़ में, उनको पावर दी जाती है एक तरह से। नाउ द मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, अब कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए इम्प्रूव किया जाता है डिसीजन मेकिंग को ऑर्गेनाइजेशन में। ह्यूमन बेस्ड मेथड है जो कि वेरी करता है, ज़ाहिर बात है, पर्सन टू पर्सन। कंप्यूटर बेस्ड मेथड है जिसके अंदर टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि MIS वगैरह। इसके अलावा ब्रेन स्टॉर्मिंग है, ये जो है एक टेक्निक होती है जिसके अंदर आइडियाज़ जो है वो जनरेट किए जाते हैं और उनको पेपर के ऊपर जो है वो लिख दिया जाता है। जो भी आइडिया आ रहा होता है उसको लिख दिया जाता है, उसमें विदाउट क्रिटिसिज्म कोई भी कैसा भी आइडिया उसको लिख दिया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ को हासिल किया जाए। इसके अलावा नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है ये ग्रुप वाली टेक्निक है। सो एक ग्रुप प्रोसेस होता है जिसमें जिसके ज़रिए प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, सॉल्यूशन को जनरेट किया जाता है और डिसीजन मेकिंग की जाती है। इसके अलावा डेल्फी टेक्निक है, इसके ज़रिए क्या किया जाता है, सिस्टमैटिक फोरकास्टिंग की जाती है ताकि गैदर किया जा सके ओपिनियन जो है वो पैनल्स ऑफ एक्सपर्ट के। इसमें पैनल होता है एक्सपर्ट का,
और थ्रो क्वेश्चनियर्स के थ्रू किया जाता है, यानी कि सवालनामे के ज़रिए। तो ये था लेसन नंबर 12। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये स्लाइड आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।